बच्चों, हाय पूर्वी, वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 संचयन का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, टोपी शुक्ला। ये वीडियो टोपी शुक्ला का पार्ट 2 है। तो चलो हम शुरू करते हैं। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगवाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ़ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमेन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कहीं जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुसरत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी से कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुना देते थे। नुसरत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहरम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पार, परवरदिगार आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। मोरा काहे बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोल लगयो। तू अपने अब्बू ही की बोली बोले। बात ख़त्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। ताऊ बादशाह का केस के तुरंत एक ठो हिरण मार लियावा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी मम्मी की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी, नफ़रत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाते उन सबन के पास मुँह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती।
परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उसके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा। अम्मा, वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियाँ ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा। रामदुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं के दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़, टोपी ने आँख नचाई। लफ्ज़ का होता है क्या? लफ्ज़ का होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जाने। मैं कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लियो बाय कर रे। रामदुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह ज़बान ना बोला करो। सुभद्रा देवी रामदुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे। इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और रामदुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। मैं फिर गयब्बे ओकरा घरे। हाँ, अरे तोरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलऊ। रामदुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब, राम राम राम। रामदुलारी घिन के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत कर दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो? ना देखा रहा ओह दिन? मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता। उस दिन तो वह इतना पीट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था।
वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों गुजराफियों का घंटा छोड़कर सड़क गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। अय्यास ना हो सकता काकी, हम लोग दादी बदल ले। टोपी ने कहा, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तो बोलियो तू ही लोगन को बोलती है। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है तो हमने एक तो दादियाँ ना दे सकते। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ़न ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी, हाँ? तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुँह लटकाए हुए जिम्नेजियम से चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठे बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 बरस का। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता, टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। अब 3 टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्मइतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर
हरि नाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों का इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हाउ आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। Who is your father? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण, ए बीलू ने अंपायर की आवाज़ दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदार हैं। यू मीन चौकचो? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक्ड सो क्लेमिज। बिल्लू बोला। ए टोपी, अकड़ गया? तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ के नीचे लगियो। ओ यूं? बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। पेट में 7 सुइयाँ भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टैक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का ताज करने पर वह बहुत पीटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे? सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहिना जात है? दादी से बदतमीज़ी करते हो? मुन्नी बाबू ने बिगड़कर कहा। तक हम इनकी पूजा करें? फिर क्या करें? दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया।
रामदुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। मैं तू 10वां में पहुँच गई बार, सीता ने कहा। तू ही दादी से टर्राव के त न चाही किनो ऊ तो हर दादी बाड़ीन। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में उसे ज़बान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउडी था। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या रामदुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह थर्ड डिवीज़न में पास हो गया। यह थर्ड डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वे किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 30 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया तो वह भी इन्हीं बच्चे की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी तरह अब्दुल वहीद ने
रिसर्च में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसना है? एल्थ वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे। बाकी तू है तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया तो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? तब तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सेट पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो जाए। बच्चों, I hope you enjoy this video. If you have any query related to this video, so please comment in comment box. और एक प्रश्न ये है, क्या आपको इफ़न और टोपी की दोस्ती कैसी लगी? क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो मुस्लिम हो लेकिन आप हिंदू हो? तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।